हेलो एवरीवन। आज है 28 अगस्त और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना पश्चिम बंगाल में है। श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में मध्य प्रदेश टॉप पर है। 68 नंबर के कॉमनवेल्थ संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा बारबडोस में। भारत को रिप्रेजेंट करेंगे ओम प्रकाश बिरला। एफएसएसएआई के प्रमुख बने हैं रजित पुन्हानी। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के लिए जो पोस्टल सर्विस थी इसे अस्थायी रूप से निलंबित किया है। 134वां डूरंड कप खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने जीता। मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच होती है। अभी इस साल होगी मेघालय की उमरोई में। अगस्त 2025 में ऑफिशियली तौर पर जो नेपाल है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मेंबर बन गया है। अगस्त के महीने में बिहार में विकसित भारत तकनीकी वस्त्रों पर जो सम्मेलन था ये होस्ट किया है कपड़ा मंत्रालय ने। वियतनाम और चाइना जिस तूफान की तैयारी कर रहे हैं इसका नाम तूफान काजकी है, जो कि नामकरण किया गया है जापान के द्वारा। अहमदाबाद में आयोजित कॉमनवेल्थ भारत तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जीती हैं। ये भारत तोलन वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे ही थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। पहला सवाल है, किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया है? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है मलेशिया के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मलेशिया ने रिसेंटली राइट बैंक लॉन्च किया है जो कि दुनिया का पहला एआई से चलने वाला बैंक है। एआई संचालित बैंक किसे कहा जा रहा है? तो इसे वाईटीएल ग्रुप और सी लिमिटेड ने मिलकर के शुरू किया है। ये बैंक मलेशिया की भाषाओं और संस्कृति के साथ एआई तकनीक को कनेक्ट करता है। इस ऐप में बहासा, मलेशियाई और अंग्रेजी में सेवाएं मिलती है। बहासा ना ये इंडोनेशिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मलेशियाई मलेशिया की हो गई, इंग्लिश तो ओवरऑल है ही। और सितंबर 2025 तक यानी कि अगले महीने से यहाँ पर मंदारिन लैंग्वेज को भी ऐड किया जाएगा जो कि आप चाइना से रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो राइट बैंक है, राइट एआई, ये बिल पेमेंट, खर्च ट्रैकिंग और वित्तीय सलाह देने में हेल्प करेगा। यदि मैं यहाँ से बात करूं मलेशिया की, एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश जिसकी कैपिटल कुआलालंपुर, करेंसी मलेशियाई रिंगित, प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम है। अभी हमने कुछ समय पहले ही पढ़ा है कि मलेशिया ने भारत को अपना सबसे बड़ा पाम ऑयल बीज आयातक देश घोषित किया है। मई के महीने में यहाँ 46वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। हरिमो शक्ति अभ्यास जो कि भारत और मलेशिया के बीच होती है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अपना रीजनल ऑफिस मलेशिया में ही ओपन किया है। फिर यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो भारत से यदि आप रिलेट करेंगे ना तो जो इंडियन रेलवे है इसने भारत और एशिया की सबसे बड़ी जो मालगाड़ी है जिसका नाम है रुद्रस्थ, जिसकी लंबाई 4.5 किलोमीटर बताई गई, इसका सफल परीक्षण किया है। सिंगापुर जो है ये 4 दिन का वर्क वीक लाने वाला एशिया का पहला देश है। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला जो दुनिया का पहला देश है ये हो जाएगा साउथ कोरिया। सवाल दूसरा है, किस शहर को अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में पहले स्थान पर रखा गया? आईएमडी ने रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसने कि दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों के लिस्ट में ज्यूरिख कहां पर है? स्विट्जरलैंड में, इसे टॉप पर रखा है। इसके बाद ओस्लो है और इसके बाद जेनेवा है। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा भी स्विट्जरलैंड में है, ओस्लो या आप नॉर्वे से रिलेट करेंगे। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। दुनिया के टॉप 10 शहर की लिस्ट यहाँ से मैंने ऐड करी है, लेकिन यहाँ टॉप 10 नहीं, सिर्फ 3 ही आप याद रख सकते हैं। 3 भी नहीं तो सिर्फ पहला रैंकिंग जिस कंट्री को मिला है ट्रिपल ए की रेटिंग के साथ में, जेनेवा और ज्यूरिख दोनों स्विट्जरलैंड के शहर है पहले और तीसरे स्थान पर। नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो इसमें दूसरे स्थान पर आ जाती है। इसमें ना टॉप 20 में भी कोई भारतीय शहर शामिल नहीं है, टॉप 100 में भी नहीं है। यदि आप देखें तो ये तो हमने टॉप 3 दुनिया के शहरों के नाम देखे हैं। यहाँ से मैं टॉप 3 यदि इंडियन सिटीज की बात करूं तो दिल्ली को 104 स्थान पर रखा गया सीसी की रेटिंग के साथ। मुंबई है, हैदराबाद है, बैंगलोर है, क्रमशः इसकी रैंकिंग आप देख सकते हैं। यहाँ से यदि मैं इंडेक्स और रैंकिंग की बात कर ही रही हूँ तो कुछ दिन पहले हमने देखा है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में टॉप पर जो कंट्री है स्विट्जरलैंड है, भारत 41 है। नियम्बोई की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज की गई थी। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर अबू धाबी को बताया गया
भारत का सबसे सुरक्षित शहर सेफेस्ट सिटी इंडेक्स में मैंगलोर कर्नाटक टॉप पर है। ओवरऑल रैंकिंग 49 है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में 77 में भारत है, टॉप पर सिंगापुर है। जेंडर गैप रिपोर्ट में 131 में भारत है, टॉप पर आइसलैंड है। पीस इंडेक्स में 115 में भारत है, टॉप पर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में 99 में भारत है, टॉप पर फिनलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में टॉप पर स्वीडन है, इंडिया 71 है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, भारत 10वें स्थान पर है। हैप्पीनेस रैंकिंग में टॉप पर फिनलैंड, इंडिया 118 है। आतंकवाद सूचकांक में टॉप पर बुर्किना फासो, इंडिया 14 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप पर नॉर्वे, इंडिया 151 है। करप्शन इंडेक्स में टॉप पर डेनमार्क, इंडिया 96 है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में टॉप पर सिंगापुर, इंडिया 38 है। हंगर इंडेक्स में इंडिया 105 रहा है। अगला सवाल है, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि एमसीए ने वानखेड़े स्टेडियम में किस पूर्व भारतीय कप्तान की प्रतिमा का अनावरण किया? तो यह अनावरण किया गया है सुनील गावस्कर की प्रतिमा का। भारतीय क्रिकेट के दिग्गजों को श्रद्धांजलि देने के लिए जो एमसीए है, इसने पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर की प्रतिमा का अनावरण किया और शरद पवार क्रिकेट संग्रहालय का भी उद्घाटन किया वानखेड़े स्टेडियम में। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, जहां पर मैंने आपको बीसीसीआई का हेडक्वार्टर बताया है। बीसीसीआई भारत में राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी है, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1928 है। रोजर बिन्नी वर्तमान में इसके हो जाएंगे हेड। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, हालांकि ये बीसीसीआई के ही अंडर आएगा, हेडक्वार्टर इसका भी मुंबई में ही है और इसके जो अध्यक्ष हैं अजिंक्य नाइक हो जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी की यदि बात की जाए तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल ये 11वें भारतीय बने हैं। इसके बाद यदि बात की जाए सौरव गांगुली की, तो क्या करंट अफेयर अभी हमने रिसेंटली देखा है, प्रिटोरिया कैपिटल्स साउथ अफ्रीका लीग 20 के ये क्या बनाए गए हैं, प्रमुख कोच बनाए गए हैं। सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण इसी वानखेड़े स्टेडियम में किया गया था। सचिन तेंदुलकर को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसी साल सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में यानी कि चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में किसकी नियुक्ति की गई? आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजीव रंजन, ऑप्शन नंबर बी। अगस्त के महीने में इनकी नियुक्ति हुई है अगले 5 वर्षों के लिए। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, बेसिकली ब्रिक्स बैंकों के ही द्वारा इसकी स्थापना की थी। तो केंद्रीय बैंकिंग में 35 प्लस यानी कि 35 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ इन्होंने आरबीआई में कार्यकारी निदेशक और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य के रूप में अहम योगदान दिया है और अब ये न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष और सीआरओ बनाए जा रहे हैं। यदि मैं बात करूं न्यू डेवलपमेंट बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है एनडीबी का, ये हो जाएगा चाइना के संघाई में और इसकी हेड जो है ये हो जाएंगी डिल्मा रूसोफ। यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा है। एशियाई विकास बैंक एडीबी के हेड मसातो कांडा है। वर्ल्ड बैंक के हेड हो जाएंगे अजय बंगा। यहाँ यदि मैं इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करूं तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्जियो गोर को भारत में अमेरिका का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ब्रिटेन की पहली महिला खगोल शास्त्री रॉयल मिशेल डोहर्टी नियुक्त की गई हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कॉन्वेंट्री, कॉमनवेल्थ की महासचिव सरली बोचवे, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80वें सत्र की अध्यक्षता एना लेना ब्यारबाग कर रही हैं, जो कि जर्मनी से हैं। ट्विटर की सीईओ लिंडा याकारिनो, डब्ल्यूएचओ के टेड्रोस अधानोम यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, यूनिसेफ के कैथरीन रशियल, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के एलिसा दे माद्रोजो, यूनाइटेड नेशंस के एंटोनियो गुटरेस, आईसीसी के जय शाह, सीईओ संजय गुप्ता हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारतीय राजदूत सेंथिल पांडियन है। बिम्स्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टिना जॉर्जिवा। आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी को किस प्रोजेक्ट के तहत अभी शामिल कर लिया गया है? पूछा जा रहा है किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित ये जहाज हैं। ये निर्मित किए गए हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत। अभी क्यों चर्चे में आए? क्योंकि अगस्त के महीने में इंडियन नेवी में इसे शामिल कर लिया गया है। ये दोनों जहाज नीलगिरी क्लास स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स हैं, प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। इसमें अत्याधुनिक स्टील्थ तकनीक, ऑटोमेशन और मल्टी रोल कॉम्बैक्ट क्षमताएं मौजूद हैं। ये भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमता में एक अहम मील का पत्थर है। यहाँ से कुछ प्रोजेक्ट मैंने आपको रिलेट करके बताए थे, जिसमें कि आप कंफ्यूज ना हो। ट्रिक मैं फिर से रिलेट करके बता देती हूँ। प्रोजेक्ट 75 के तहत जिन 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी का निर्माण किया गया है, इसे याद करने की ट्रिक है ट्रिपल के ट्रिपल वी, कलवरी, करंज, कंडेरी, वेला, वागीर, बगशीर, है ना, 6 हो गए।
प्रोजेक्ट 17 ए के तहत 7 युद्धपोतों का निर्माण किया गया है। इसे याद रखने की ट्रिक है गिरि की। किसी भी युद्धपोत के लास्ट में यदि गिरि आ रहा है जैसे कि नीलगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, विंध्यगिरी, महेंद्रगिरी। प्रोजेक्ट 17 ए से रिलेट करेंगे। प्रोजेक्ट 15 बी में चार चार विध्वंसक जहाजों का निर्माण किया जा रहा है। इसे याद रखने की ट्रिक है किसी शहरों के नाम से, जैसे कि विशाखापट्टनम, मार्ग, मुगाव, इम्फाल और सूरत। जबकि 2 न्यूक्लियर सबमरीन का आपको नाम याद रखना है, अरिहंत और अरिघात। एडीआर ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एडीआर की फुल फॉर्म है। इसके अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री बताए गए हैं चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ये है कौन? तो ये है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। एडीआर ने सबसे, या आप कह सकते हैं सबसे अधिक आपराधिक मामले जिस मुख्यमंत्री के ऊपर दर्ज है और सबसे धनी मुख्यमंत्री, इन दोनों को ही लेकर के रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कि तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी शीर्ष आपराधिक मामलों वाले मुख्यमंत्री बताए गए हैं। तो सबसे अधिक आपराधिक मामले इन पर दर्ज है रेवंत रेड्डी के ऊपर। और सबसे अमीर मुख्यमंत्री की यदि बात की जाए तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं। इनके पास 913 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। सबसे कम संपत्ति ये फिर से ममता बनर्जी की बताई गई। सेम रिपोर्ट लास्ट ईयर थी। इनके पास 15,38,000 रुपए की संपत्ति बताई गई है, जो कि पूरी तरीके से चल है, यानी कि लीगल संपत्ति बताई गई है। एडीआर ने एक नया विश्लेषण किया है जिससे ये पता चलता है कि भारत के 40% मुख्यमंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाई अभी जो सत्ता में सरकार है वो एक बिल भी तो लेकर के आई है, जिसमें कि कहा गया है ना कि किसी भी सीएम, पीएम या मंत्री पर, मतलब जो 30 साल तक लगातार किसी भी मामले में मान लीजिए जेल में रह लिए हैं, तो उन्हें पद से बर्खास्त करने के लिए ये बिल लाया गया था, जो कि विवादों में भी था। अब यहाँ से चंद्रबाबू नायडू, जिनके पास सबसे अधिक संपत्ति बताई गई 913 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई गई है, बताइए। इसमें दूसरे सबसे अमीर मुख्यमंत्री ये बताए गए हैं अरुणाचल के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। पेमा खांडू के पास ना लगभग 332 करोड़ की संपत्ति बताई गई है। फिर तीसरे स्थान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया है, 51 करोड़ की संपत्ति बताई गई। देखिए सबसे अमीर जो है 900 करोड़ के पार संपत्ति है। फिर इससे आधा भी नहीं है जो सेकंड नंबर पर है, और इससे भी आधा नहीं जो थर्ड नंबर पर है ना। अगला सवाल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने प्रोजेक्ट आरोहण किसके सहयोग से शुरू किया है? तो एनएचएआई ने इस पहल की शुरुआत अभी हाल ही में वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से करी है। इसका पर्पस है टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा में सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत छात्रों को छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, मेंटरशिप और कौशल विकास कार्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। यहाँ से ना एनएचएआई ये आपके स्टैटिक का पार्ट बनता है और एग्जाम में भी पूछा जाता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा दिल्ली में। और यदि आपसे पूछा जाए इसका फॉर्मेशन ईयर इसका 1995 है। और यदि हेड पूछा जाए तो संतोष कुमार यादव इसके हेड हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की यदि बात की जाए, जैसे कि मैंने बताया 26वें क्रम के गवर्नर संजय मल्होत्रा है। भारत का केंद्रीय बैंक मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर 2015 में लाया गया, जिसके जो अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी, सीईओ हो जाएंगे बीवीआर सुब्रमण्यम। शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में द टीचर ऐप लॉन्च किया था। शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान। सवाल 8वां है, फाइड वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस भारतीय राज्य में होगा? ये तो मैंने आपको बताया था कि फाइड ये जो शतरंज वर्ल्ड कप है इस साल भारत होस्ट करेगा। कौन सा शहर होस्ट करेगा? तो गोवा इसे 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक होस्ट करने जा रहा है। वैसे ये अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसमें कि 90 से अधिक देशों के 206 शीर्ष खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। फाइड का फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच हेड है। इसके उपाध्यक्ष हो जाएंगे भारत के विश्वनाथन आनंद। वैसे किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट की यदि बात की जाए ना, तो दिल्ली में खो खो वर्ल्ड कप होस्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम भारत ने होस्ट किया था। अहमदाबाद ये कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए मेजबान शहर चुना गया है। राजगीर में लास्ट ईयर नवंबर 2024 में एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। आगामी खेल प्रतियोगिताओं की यदि मैं बात करूं तो टी20 वर्ल्ड कप ये हर 2 साल में होता है। जैसे कि पुरुषों का ना लास्ट टाइम हुआ था 2024 में, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज दो कंट्रीज ने मिलकर होस्ट किया था, जिसमें कि विजेता भारत था साउथ अफ्रीका को हरा करके। अब इससे 2 साल बाद यानी कि 2026 में ये होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका मिलकर होस्ट करेंगी।
महिलाओं का क्रिकेट वर्ल्ड कप इस साल भारत होस्ट करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी यूएई और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर के होस्ट करी थी। इसमें इंडिया विनर था, किसे हरा करके? न्यूजीलैंड को हरा करके। हालांकि एक भी मैच खेलने भारत पाकिस्तान नहीं गया था। ये तो मैंने बता ही दिया। फीफा मेंस वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट ईयर होगा, 3 कंट्री मिलके होस्ट करेंगी, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा। जबकि महिलाओं का फीफा वर्ल्ड कप ये ब्राजील होस्ट करने जा रहा है 2027 में। 17वां पुरुष एशिया कप 2025 यूएई होस्ट करेगा। अब इसके लिए स्क्वाड का चुनाव हो ही चुका है। इसमें कि सूर्य कुमार यादव है जो कि हेड चुने गए हैं, यानी कि कैप्टन चुने गए हैं। विश्व खेलों का 12वां संस्करण चाइना ने, बॉक्सिंग चैंपियनशिप बैंकॉक थाईलैंड में हुई और पहला शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप सऊदी अरब ने आयोजित किया है। सवाल नंबर 9वां है, हर साल आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाएगा? वैसे इसकी घोषणा पहले ही की जा चुकी थी, अभी ऑफिशियल हो चुका है कि सितंबर महीने की जो 23 तारीख है, इसे हर साल आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पहले आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता था? धनवंतरी जयंती के मौके पर, यानी कि धनतेरस के दिन मनाया जाता था। लेकिन अब इसके लिए एक डेट डिसाइड हो गया है, 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा और इस बार की थीम भी घोषित हो गई है, जन और धरती के लिए आयुर्वेद। सवाल 10वां है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में ई विटारा और बैटरी संयंत्र का शुभारंभ किया? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है गुजरात से। भारत के स्वच्छ ऊर्जा मिशन को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हासलपुर में कई ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि मारुति सुजुकी की ई विटारा का शुभारंभ जो है ये किया गया। ये एक भारत में निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है। भारत में ही निर्मित बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, जिसमें कि आप कह सकते हैं 100 से अधिक देशों को निर्यात इसे किया जाना है। इसके साथ ही घरेलू हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड निर्माण की भी शुरुआत कर दी गई है। यदि बात की जाए गुजरात की, तो राजधानी गांधीनगर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात जो है अब प्रोसेस्ड आलू उत्पादन के मामले में शीर्ष राज्य बना है, क्रूज भारत मिशन में शामिल है। पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धौलेरा में बनाई जाएगी। देश का पहला 9000 एचपी वाला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन दाहोद में किया गया। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य यूटी गुजरात बना। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में सूरत टॉपर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर में बनाएगी, जो गुनरी है। मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया गया। जी सफल योजना की शुरुआत की गई। माधवपुर मेले का आयोजन किया गया और यहाँ पर एशियाई शेरों की संख्या इसमें बढ़ोतरी बताई गई है, जो अभी गुजरात वन विभाग द्वारा रिपोर्ट जारी की गई इसके अनुसार। मैंने कल आपसे पूछा था जेम्स वेब टेलीस्कोप किस स्पेस एजेंसी का है, तो नासा का है, जिसने कि यूरेनस के 29वें उपग्रह की खोज की। आज का सवाल आपका है, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2025 में भारत को किस स्थान पर रखा गया? टॉप की कंट्री कौन सी रही? इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।